अब बड़े प्रश्न आते हैं 10-10 अंक के। 6 नंबर के प्रश्न देख लिए, 1 नंबर के देख लिए, 3 नंबर के देख लिए। उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या करनी है। सभी ने किया है और सभी को क्लास में अच्छी तरीके से कराया है, और इसको मैंने शॉर्ट से शॉर्ट में लिखा है, और इतने शॉर्ट में लिखोगे तो भी आपको 10 नंबर मिल जाएगा। सबसे पहले आपको उपभोक्ता संतुलन की अवस्था बता देनी है, जो है अपनी आय के अंदर जो है वस्तुओं का अच्छित से उच्च मतलब अधिकतम से अधिकतम संतुष्टि पूर्वक जो है चयन कर सकता है, बेहतरीन चयन कर सकता है। आपको 20 रुपए मिले तो 20 रुपए में बेहतरीन चीजें, अगर आपको 2 चीजें खरीदनी है तो बेहतरीन चीजें कैसे खरीद पाओगे, वही एक उपभोक्ता, हर कोई चाहता है कि मैं कहीं भी जाऊं, घूमने जाऊं या फिर होटल में जाऊं, तो मेरे पैसे कम से कम खर्च हो और मेरे को मजा जब से सबसे ज्यादा आए। तो वही चीज होती है उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन बिंदु की हमें बता देनी है। तो ये सारी डेफिनेशन लिखते हुए, पहला जो है उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ताओं की संतुष्टि के दो जो है शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है, उसमें जो है उदासीनता वक्र जो है कीमत रेखा को स्पर्श करे, जो बजट लाइन है उसको स्पर्श करे। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर ये जो है आप, ये आपकी बजट लाइन है RS, और इसको जो है उदासीनता वक्र जो है IC जो है ये इसको यहाँ पर ई पॉइंट पे काट रहा है। ठीक है, ये आपको बना देना है चित्र, और ये सारी डिटेल्स लिख देनी है। बाकी आपको इस क्लास में बताया होगा, यहाँ पे ऐसी कुछ टेक्निकल चीज ज्यादा नहीं है जो आपको बताई जाए। और दूसरी चीज जो है, हाँ, इसमें आपको फॉर्मूलेज जरूर लिख देने हैं। ये जरूर बताना है कीमत रेखा की ढाल जो MRXXY, क्योंकि इसमें जो X वस्तु है ये आपका, और ये Y वस्तु है, इसके बीच का हमने ग्राफ बनाया है, और जो है इसमें X का Y के प्रति क्या हो जाएगा, तो PX अपने PI हो जाता है, यानी कि उदासीनता वक्र का ढाल जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है इसमें दूसरी कंडीशन क्या होती है, स्थायी संतुलन के लिए संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होनी चाहिए, अर्थात संतुलन बिंदु पर MRS घटती हुई होनी चाहिए। तो संतुलन बिंदु जो भी आपकी है वहां पर जो है MRS जो है आपकी घटती हुई होनी चाहिए। यहाँ पर आप एक उदासीनता ग्राफ में बहुत सारे वक्र जो है बना सकते हैं। ठीक है, IC1, IC2, IC3 बना सकते हैं। हमने IC1 और IC2 दोनों ही दिखाए। यहाँ पे ये IC1 है और यहाँ पे ये IC2 है। ठीक है, और यहाँ पे आपका संतुलन बिंदु है, और ये आपका उपभोक्ता की लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसमें भी हम केवल डिटेल बता देंगे कि इस चित्र में क्या बताया गया है, और इस बिंदु में अंतिम संतुलन बिंदु कहां पर है, जहां पर MRS XY जो है घटती हुई है। ठीक है, तो ये आपका ई बिंदु है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इतना ही सॉल्यूशन होगा और 10 नंबर आपको मिल जाने हैं, क्योंकि हमने शॉर्ट से शॉर्ट डिस्क्राइब किया है इसको। इसके अथवा पार्ट की बात करें तो इसमें पूछा गया उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपभोक्ता के बजट सेट को आपको समझाना है, जो कि आप एक उपभोक्ता हैं, आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो आपको कैसे खरीदना है। तो उपभोक्ता के बजट सेट जो है दो वस्तुओं के उन सभी बंडलों, यानी कि दो वस्तु है उनके संयोगों का संग्रह है, जिन्हें उपभोक्ता प्रचलित बाजार कीमत पर अपनी आय से खरीद सकता है। तो ये तो हो गया बजट सेट की डेफिनेशन। ठीक है, उपभोक्ता बजट सेट जो है आय और कीमत पर निर्भर करता है, तथा आय और व्यय का लेखा जोखा भी दर्शाता है। हम उपभोक्ता बजट सेट को निश्चित आय, निश्चित कीमत और दो वस्तुओं के बंडल, यानी कि दो वस्तुओं के संयोग, बंडल का मतलब हो गया संयोग, मतलब मान लो आम और केला, सेब और संतरा, या जूता या चप्पल। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी चीज के दो चीजों में से हमें जो है इसको चूज करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो उपभोक्ता निश्चित आय, निश्चित कीमत के कारण केवल उन्हीं बंडलों यानी कि संयोगों को खरीद सकता है जिनका मूल्य उसकी आय से कम हो या फिर वो बराबर हो। मान लिया कि जैसे कि आय हमारी 20 रुपए है। ठीक है, आय कितनी मानी हमने, 20 रुपए है, तो हमारा या तो व्यय तो 20 रुपए, टोटल 20 का 20 रुपए खर्च कर देंगे, या 20 रुपए से हम कम खर्च कर सकते हैं। इससे ज्यादा हम खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो पैसा है उससे अधिक पे हम जा ही नहीं सकते। तो बजट सेट क्या होगा, तो बजट सेट हम बता देंगे, बजट सेट उन सभी बंडलों का संग्रह है जिससे उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमत पर अपनी आय से वस्तुएं खरीद सकता है। अब हम उदाहरण जो हमने लिया है उस उदाहरण को यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में बताएंगे। 10 नंबर लेना है तो केवल 4 लाइनें लिखने से आपको नहीं मिलेगा। 10 नंबर लेने हैं ना ये, तो 10 नंबर को लिखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत बहुत सिंपल सी है, बहुत छोटी सी है, जो आप आराम से कर सकते हो। इसमें क्या है, हमने माना उपभोक्ता की आय जो है वो कितनी है, 20 रुपए है। ठीक है, और पहली वस्तु जैसे मान लो आप X1 को अगर केला मानते हो, ठीक है, आप मान लो केला है ये, तो केला की वस्तु या वस्तु केला जो है उसकी कीमत जो है, मान लिया X1 वस्तु है तो उसकी कीमत P1 है। ठीक है, तो उसकी 5 रुपए रखी, और हमने माना कि दूसरी वस्तु भी जो है, ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए, तो हमने माना कोई वस्तु दूसरी है जो कि सेव है, उसकी कीमत हमने P2 मानी, यानी X2 वस्तु है तो उसकी कीमत जो है P2 मानी। प्राइस P2 मतलब प्राइस, और X2 मतलब कि कोई वस्तु 2 नंबर है, वस्तु 1 नंबर की कीमत P1 मानी कि प्राइस 1 है। ठीक है, तो ये भी 5 रुपए और ये भी 5 रुपए। अब जो हम जानते हैं कि मैक्सिमम हम कितनी चीजें खरीद सकते हैं, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक वस्तु अगर मैं खरीदूं, टोटल मैं कितनी वस्तुएं खरीद सकता हूं, तो मैक्सिमम मैं 4 वस्तुएं खरीद सकता हूं।
क्योंकि एक की कीमत 5 रुपए है, अगर मैं 4 वस्तुएं खरीदता हूं तो 5 रुपए इसकी कीमत है, तो हर टोटल कीमत 20 रुपए हो जाएगी। इसका मतलब मेरे पास केवल चयन करने के लिए 4 वस्तुएं ही खरीद सकता हूँ, चाहे मैं एक्स पूरे 4 खरीद लूँ, चाहे मैं एक्स2 4 खरीद लूँ, या फिर मैं एक्स2 2 खरीदूं, या फिर मैं एक्स1 2 खरीदूं, या फिर एक्स1 1 खरीदूं, या फिर एक्स2। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पर एक बजट सेट तैयार करते हैं कि सबसे पहले माना कि हमने कोई भी वस्तु नहीं खरीदी, हमने यहाँ पे बंडल लिख दिया कि हमने कोई वस्तु नहीं खरीदी, और हमने यहाँ पे लाल कलर जो है वो आपको बताया है कि ये एक्स1 है, रेड कलर, और जो ब्लैक कलर में जो लिखी गई है वो वस्तु एक्स2 है, ताकि आपको समझने में कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो एक्स1 जो है लाल कलर में दर्शाई गई है, ये एक्स1 वस्तु खरीदेंगे तो ये लाल कलर में दिखाई गई है, और एक्स2 जो वस्तु है उसको हमने ब्लैक कलर में दिखाया है ताकि आपको समझ में आ पाए। तो हमने यहाँ पे पहले सबसे पहले बंडल सेट बनाए कि हम जो है दोनों वस्तु नहीं खरीद रहे हैं, इसका मतलब जो है हमारा बंडल क्या बन रहा है, 0 और 0, और वह क्या हो रहा है, यानी कि हम खरीद ही नहीं रहे हैं, बाजार गए हैं लेकिन हमने खरीदा नहीं, तो हमारे पास बचा क्या, 20 रुपए बच गए। इसी तरह से हम दूसरी बार क्या करते हैं कि वस्तु एक जो है नहीं लेते हैं, ठीक है, लेकिन वस्तु दूसरी एक लेते हैं। ठीक है, तो बजट सेट जो है हमारा बंडल कैसा बन जाएगा कि वस्तु हमने एक नहीं ली और वस्तु 2 नंबर एक ली, यानी कि हमने खर्च कितना किया, एक वस्तु की कीमत कितनी है, 5 रुपए, चाहे एक्स खरीदे तो भी और वाई खरीदे, एक्स2 खरीदे तो भी या एक्स1 खरीदे तो भी। तो हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हमने एक चीज खरीदी है तो 5 रुपए खर्च हुए, यानी कि हमारे पास शेष जो बचा वो 15 रुपए बचा। अब जो है हम मानते हैं कि पहली वस्तु जो हमने शून्य खरीदी, लेकिन दूसरी वस्तु अब 2 खरीद रहे हैं, तो इसी तरह से बंडल सेट जो है 02 बन जाएगा, और हमारा 2 अगर वस्तु खरीदी तो एक की कीमत 5 रुपए है, तो टोटल खर्च कितना हुआ, 10 रुपए। तो इसके हिसाब से हमारे पास बचा कितना शेष, 20 में से 10 गया तो 10 रुपए। इस तरह से अगर हम वस्तु 3 खरीदते हैं, कोई भी वस्तु, यानी कि एक्स2 हम 3 खरीदते हैं, ध्यान रखना ब्लैक वाला एक्स2 है और रेड वाला एक्स1 है। अगर हम वस्तु एक्स2 3 खरीदते हैं तो हमारे पास टोटल मूल्य हो जाता है 15, क्योंकि एक का मूल्य 5 रुपए है तो 3 वस्तुओं का मूल्य 15 रुपए हो गया, और एक्स1 वस्तु हमने खरीदी नहीं, तो यानी कि हमने 15 रुपए मार्केट में खर्च किए, और फिर हमारे पास 20 रुपए थे तो बचे रुपए 5। लेकिन हम अंतिम जा रहे हैं और वहां पर जो है एक्स1 की वस्तु का फिर से चयन नहीं कर रहे हैं, और जो है हम एक्स2 वस्तु 4 के 4 खरीद लेते हैं, जो कि हम मैक्सिमम 4 खरीद सकते थे। हमने अंदाजा लगा लिया कि हमारे पास 20 रुपए है, तो हम कोई भी वस्तु अगर 5 रुपए की है तो 4 से ज्यादा नहीं खरीद सकते, तो हमने माना कि ये जो है 4 खरीदा, तो हमारे पास जो है वह 20 के 20 हो गए, और वस्तु हमने खरीदी अधिकतम 4, और हमारे पास बचा शून्य। पांचवी कंडीशन में हम चाहें तो वस्तु कोई भी 5 नहीं खरीद सकते, यहाँ पे रेड कलर में ये बताया गया है कि ये वस्तु हो ही नहीं सकती। ठीक है, इसी तरह से मैं दूसरा बंडल अगर बनाना चाहूं तो दूसरा बंडल क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने माना कि वस्तु पहली वाली वस्तु एक्स1 जो है एक खरीदी, और वस्तु एक्स2 जो है वो शून्य खरीदी। इसी तरह से मैं चेंज करता रहूंगा, 0 1 2 3, और यहाँ पर फिर 0 1 2 3, फिर यहाँ पे 0 1 2, और फिर 0 1 और 0। आप सेट बना सकते हो कि पहली वस्तु एक खरीदी, दूसरी वस्तु 0, फिर हमने पहली वस्तु एक खरीदी, दूसरी वस्तु एक खरीदी। इसी तरह से आप सेट्स जो हैं इस तरह से बना सकते हो, लेकिन आपको किसी भी एक सेट का एग्जांपल यहाँ पे दे देना है। तो हमने बताया कि ये बंडल व्यय और शेष कैसे बचा, तो ये चीज हमने बता दी, और x1 और x2 वस्तु को मेंशन कर दिया, और हमारे पास जो सेट बनेंगे वो इस तरह के सेट बन जाएंगे। और जो ये रेड ग्रीन कलर की लाइन जो दिख रही है, ये उपभोक्ता का जो है बजट लाइन बताती है कि इस बजट लाइन पर जो है हम ये सारी की सारी चीजें खरीद सकते हैं। ये बजट लाइन हमारे को शो कर रही है कि ये बजट लाइन है हमारी ग्रीन वाली, कि इससे अंदर अंदर सारी चीजें हम खरीद सकते हैं। इस लाइन के इधर जितनी भी चीजें हैं, इस साइड जितनी भी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें हम खरीद सकते हैं, लेकिन इस लाइन के इधर पीछे की तरफ जो रेड कलर में है, इधर हम कुछ भी नहीं खरीद सकते। ये चीज आपको समझ में आ गई? तो आप सिंपली क्या करें, हम आगे बढ़ते हैं, इसको ड्रॉ कर देंगे ग्राफ में, ताकि हमारा जो है यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसको हम ग्राफ में ड्रॉ कर दें ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, क्योंकि आपको स्कूल में तो बताया होगा, फिर भी मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ। बजट रेखा जो है उसको बनाएंगे, तो बजट रेखा दो वस्तुओं के संयोग को बताती है, जिसमें उपभोक्ता जो है दी गई आय से वस्तु की कीमत दी गई कीमत से खरीदता है। ठीक है ना, और अधिकतम खरीदने की क्षमता जो है वही हमारी क्या होती है, बजट रेखा प्राप्त होती है। अधिकतम हम क्या चीज खरीद रहे हैं, तो देखो यहाँ पे 4 वस्तु हम खरीद सकते थे। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, एक ये खरीदा, 3 ये खरीदा, तो ये 4 हो गई। यहाँ पर हम अगर 2 खरीद रहे हैं तो 4 हो गई। यहाँ पे पहली 3 खरीदे, दूसरी 1 खरीदी तो 4 हो गई, और यहाँ पर अंतिम में पहली ही हमने 4 खरीद ली तो भी हमारी 4 हो गई। तो यहाँ पर ये लाइन जो है बजट लाइन बताती है, और इसके अंदर जो है सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन इस बजट लाइन के बाहर कुछ भी नहीं खरीद सकते। तो हम कहते हैं
कि जो हमने ऊपर बंडल पेश किया था, इसी तरह का कोई बंडल हमने ले लिया, ठीक है, तो हमने बता दिया उपभोक्ता जो है बजट रेखा के बाहर का बंडल चयन नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम इसका ग्राफ बना देंगे कि हमने मान लिया कि 0 0 आपकी मर्जी है, कोई भी आप ले सकते हो, कोई भी बंडल ले सकते हो, ठीक है। और जो है आप मैक्सिमम 4 वस्तुएं खरीद सकते हो, जो कि आपको हरे कलर में दिखाई देती है, यही हमारी बजट लाइन शो करती है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये एक्स वस्तु x2 मान ली, ठीक है, ये वस्तु x2 है, ये वस्तु आपकी x1 है। अब हम अगर यहाँ पर चयन करते हैं कि इस बंडलों में से आपने जो माना है, बंडल आपकी मर्जी, आप कुछ भी माने। अगर मैं देखूं तो अगर मैं पहली x2 वस्तु कितनी खरीद रहा हूं, तो अगर मैं x2 वस्तु 4 खरीदूं, ठीक है, ध्यान रखना है कि x2 वस्तु में कितनी खरीद रहा हूं, 4 खरीद रहा हूं, ये रहा 4, x2 वस्तु 4 खरीद रहा हूं तो 4 यहाँ पे खरीद रहा हूं, ठीक है। और जो उस समय x1 वस्तु कितनी खरीद रहा हूं, 0, तो यहाँ पर जो है इसके पास में 0, यानी कि दोनों पॉइंट इसी जगह पे आ गए, तो मेरे पास 0 और 4 का संयोग बन गया। अगर मैं यहाँ पर आऊं, हरे वाले को ही हम बजट लाइन कहते हैं, तो हरे वाले को पहले ड्रॉ करेंगे, ऑटोमेटिकली बजट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अगर मैं x1 वस्तु एक खरीदूं, x1 वस्तु एक खरीदूं, x1 वस्तु यहाँ पर देखो एक है, ठीक है, और x2 वस्तु कितनी खरीदूं, 3, x2 वस्तु ये रहा 3, तो x2 वस्तु 3 खरीदा, तो ये रहा हमारे पास लाइन, तो ये लाइन हमने मिला दी, तो हमारे पास बजट रेखा की दूसरी पॉइंट मिल गई। इस तरह से अगर मैं दोनों वस्तु दो दो खरीदूं, तो x2 वस्तु मैंने 2 खरीदी, जो कि 2 वाली ये लाइन रही, और x1 वस्तु 2 खरीदी, वो रही ये लाइन, तो इन लाइनों को मिलाया तो ये लाइन बन गई, हमारे पास तीसरा पॉइंट आ गया। इस तरह से अगर मैं x1 वस्तु 3 खरीदूं, तो x1 वस्तु ये रही 3, और 3 को मैंने, और y उस समय कितनी खरीदी, जब इसको 3 खरीदा, तो y में एक ही खरीदूंगा। मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में कि हम 4 ही वस्तु मैक्सिमम खरीद सकते हैं 5 रुपए के मूल्य के हिसाब से, अगर हमारे पास 20 रुपए है तो वो x2 वस्तु एक आई, तो x2 वस्तु एक, यानी कि एक और 3 को मिलाएं तो हमारे पास तीसरी बिंदु भी प्राप्त हो गई। और हम बात करें कि मैं 4 ही पहली वस्तु खरीद लेता हूं, यानी कि x1 जो वस्तु मैंने 4 खरीद ली, तो x1 वस्तु मैंने 4 खरीद ली, इसका मतलब है कि मैं x2 वस्तु खरीद ही नहीं सकता, तो x2 वस्तु जो है 0 रहेगी, तो 4 वाली लाइन, मतलब 0 और 4 की लाइन कहाँ मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। और इन सभी लाइनों को मिलाया तो मेरे पास जो लाइन बनी, ये बजट रेखा को दर्शाती है, ठीक है, यही हमारी बजट रेखा है, ठीक है। तो ये बजट रेखा को दर्शा देगी, और यही हमारी बजट रेखा हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो लाल वाली जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाई है, यही आपकी बजट रेखा है। अब जो है हमने इस बजट रेखा के अंदर अंदर की सारी चीजों को, बंडलों को चयन कर सकते हैं, जो कि बजट रेखा के अंदर अंदर आप देख रहे हो कि सारी चीजें इस साइड में जितनी भी है, ये सारी चीजें क्या है, बजट रेखा के अंदर हैं। जितनी भी चीजें आप इधर देख रहे हो, ये बजट रेखा के अंदर है। तो हम इसके अंदर अंदर ये सारी चीजें जो है, ये सारे बंडल खरीद सकते हैं, जितने भी बंडल यहाँ पे बने हुए हैं, ये सारे बंडल खरीद सकते हैं। चाहे आप किसी का भी मान निकालो। अगर मैं x2 यहाँ पे देखता हूँ, तो x2 जो है आपका एक, यहाँ पे कितना ले रहा हूँ, 2, और जो है आप x1 कितने ले सकते हो, 1, ठीक है ना। तो इस तरह से सारे बंडल खरीद सकते हो आप। मैक्सिमम 4 खरीद सकते हो, उससे कम आप कुछ भी खरीद सकते हो, 0 भी खरीद सकते हो, 1 भी खरीद सकते हो, 2 भी खरीद सकते हो। और जो हम कहते हैं कि जब आपके पास जितने पैसे हैं, उसमें आपने जितना मैक्सिमम चीज खरीद लिया, वही आपका अधिकतम संतुष्टि को दर्शाता है, ठीक है। तो ये ग्राफ बना दिया। अब ग्राफ बनाने के बाद इसकी कैलकुलेशन टेबल बना देंगे, ताकि एग्जामिनर 10 नंबर पूरे के पूरे दे दे। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर जो चीज है आपके लिए हटा देता हूं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। पीडीएफ प्राप्ति के लिए लिंक मिलती रहेगी, उस लिंक को आप जो है देख सकते हैं, और वीडियो के बीच बीच में वो लिंक आती रहेगी, आप उस लिंक पे जाकर के अपने जो भी पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है बजट सेट या बजट रेखा जो है, उसके बीच का जो है हम बता देंगे कि अधिकतम संतुष्टि कब मिलेगी। तो हम मानते हैं कि हमारी आय, जो हमने बताया था स्टार्टिंग में कि हमारी आय कितनी है, वो है हमारे पास m, ठीक है। आय कितनी है, m रुपीज है। तो हमने माना कि आय जो है वो m है, ठीक है। वस्तु एक की कीमत, यानी अगर वस्तु नंबर 1 है तो उसकी कीमत प्राइस नंबर 1 मान लिया, ठीक है। इस तरह अगर वस्तु नंबर 2 है, तो हमने बताया था कि वस्तु नंबर 2 होगी तो उसकी प्राइस नंबर 2 मान लेंगे, यानी कि पैसे, उसका प्राइस कीमत जो है 2, और यहाँ पे प्राइस यानी कीमत नंबर 1, ठीक है। तो हमारा जो संयोग का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, यानी कि P1 प्राइस नंबर 1 इंटू 1 प्लस में P2 इंटू 2 इक्वल्स टू M होगा, ठीक है। ध्यान रखोगे ना आप, यानी कि यहां देखो, पहली वस्तु का मूल्य गुणा में पहली वस्तु की मात्रा, इसी तरह से दूसरी वस्तु का मूल्य इनटू में दूसरी वस्तु की मात्रा x2 जो भी हमने मात्रा मानी है, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, हमारे आय के बराबर हो जाएगी। इस तरह से हम वस्तु 2 की बात करें तो वस्तु 2 में भी यही चीज लागू होगी कि पहली वस्तु की मात्रा, ठीक है, और दूसरी पहली वस्तु की पहली वस्तु की कीमत और पहली वस्तु की मात्रा प्लस में पहली दूसरी वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मात्रा जो है वो क्या हो, इस m से कम हो, ठीक है।
या तो ये m से कम हो या फिर m के बराबर। हमने स्टार्टिंग में बताया था हम जो है अपने बजट के पूरे पैसे खर्च करके खरीद सकते हैं या बजट से कम खरीद सकते हैं। तो दोनों कंडीशन हमने बता दी कि आप जो है खरीदने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, तो ये चीज यूज करते हैं, ये फॉर्मूला आपका यूज कर सकते हैं। तो हमने माना कि हम जो है या तो बजट पैसे जो है पूरे खर्च करेंगे या फिर अपने पास जितने पैसे हैं उससे कम खर्च करेंगे। तो एक कंडीशन तो बनती है कि हम बराबर जितना पैसा है हमारे पास उसके बराबर खर्च कर दें, और दूसरी कंडीशन बनती है कि हमारे पास जो पैसा है उससे कम खर्च करें। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस बनती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहला फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला हमें पता है कि जो है क्या होता है कि अगर खर्च जो है आपका आय से क्या हो, कम हो। खर्च जो हमारे पास 20 रुपए है लेकिन हमने खर्च क्या किया 15 रुपए, तो बजट रेखा के अंदर के बंडलों का हम चयन कर लेंगे तो हमारी बचत हो जाएगी। बचत कब होगी, जब इस बजट रेखा, क्योंकि इस बजट रेखा पे हर चीज हम 4 खरीद रहे हैं, देख रहे हो आप, यहाँ पे भी 4 खरीदा है, यहाँ पे भी 4 खरीद रहे हैं, यहाँ पे भी 4 खरीद रहे हैं, यहाँ पे भी 4 खरीद रहे हैं और यहाँ पे भी 4 खरीद, हर जगह पे 4 खरीद रहे हैं, यानी कि अधिकतम वस्तु खरीद रहे हैं और हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं बचते हैं। लेकिन इस बजट रेखा के अंदर अंदर कुछ भी खरीदेंगे तो हमारे पास पैसे बच जाएंगे। ठीक है ना, तो यही चीज हमें बताई गई कि अगर हम बचत करते हैं, अगर बचत करते हैं तो यहाँ पे देखो खर्च क्या होगा, कम होगा आय से। अगर खर्च कम होता है तो बजट रेखा के अंदर के बंडल का चयन करेंगे, यानी कि इसके अंदर अंदर का चयन करेंगे, और अंदर का चयन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोई भी आप चयन कर सकते हैं। मैंने माना कि एक एक वस्तु चयन किया, कहाँ से, यहाँ से आप ले लीजिए कि बजट रेखा का ये बिंदु ले लिया, आप चाहें तो बजट रेखा का ये ले सकते हैं। बजट रेखा के अंदर हरे को छोड़ करके आप जो ब्लू वाले, हल्के ब्लू वाले जो आसमानी कलर है, इसके अंदर के सारे बंडलों का चयन कर सकते हैं जिसमें आपकी बचत हो सकती है। लेकिन हरा कलर वाला अगर आप बंडल चूज करते हैं तो यह बजट रेखा को दर्शाएगी जिसमें आपकी बचत तो नहीं होगी लेकिन आपको मैक्सिमम संतुष्टि मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि जो आपके पास में हमने एक बंडल जो है एक एक लिया, यानी कि वस्तु x1 एक ली, वस्तु x2 भी एक ली, और हमें पता है कि कीमत x1 की 5 रुपए है, वस्तु हमने एक ली, देखो 5 रुपए कीमत थी और x1 वस्तु एक ली। इसी तरह से प्लस में हमने वस्तु जो दूसरी है उसका प्राइस तो 5 रुपए ही था और वो भी हमने एक ली, क्योंकि हमने बंडल क्या एक एक का चयन किया, यानी कि 5 गुणा 1 प्लस में 5 गुणा 1 बराबर कितनी है, तो हमारे पास m का m कितना है, हमारे पास आय है, आय कितना है 20, और जो है 5 गुणा 1 कितना होता है 5, प्लस में 5 गुणा 1 5 बराबर नहीं होगा 20 रुपए के। अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा खर्च कितना हुआ 10 रुपए। ठीक है, जो कि 20 रुपए से बहुत कम है। यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास में खर्च जो है वो आय से कम हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे जो है बचत मिल रही है। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर अगर खर्च और आय दोनों बराबर हो जाएं तो मुझे जो है यहाँ पर अधिकतम संतुष्टि मिलती है। ठीक है, ये उपभोक्ता का इष्टतम चयन माना जाता है, ध्यान रखना, ये उपभोक्ता का इष्टतम चयन माना जाता है कि सारे पैसे खर्च करके मैंने मैक्सिमम चीजें खरीद ली। तो यहाँ पर क्या होगा कि मैक्सिमम मैं 4 ही चीजें खरीद सकता हूँ, या तो वस्तु x1 4 खरीद लूं, या वस्तु x2 4 खरीद लूं, या वस्तु x1 3 खरीद लूं, या वस्तु x2 1 खरीद लूं, या वस्तु जो भी हमारे पास ये ग्रीन कलर में है, ये सारे के सारे बंडलों में से किसी बंडल का चयन कर सकते हैं। तो हम कोई भी एक बंडल उठा लेते हैं कि माना कि वस्तु 1 मैंने 3 खरीदी और वस्तु 2 जो है मैंने 1 खरीदी। अब मेरे को पता है कि हर वस्तु का मूल्य 5-5 रुपए है, तो 3 गुणा में 5, पहली वस्तु जो है मूल्य से गुणा कर दिया और दूसरी वस्तु की संख्याओं को मूल्य से गुणा कर दिया, और जो है हमारे कितनी आनी चाहिए, ये आय के बराबर आनी चाहिए। आय कितनी मानी हमने 20 रुपए, तो 5 गुणा 3 15 और 5 इंटू 1 5, और दोनों को मिलाया तो 20 रुपए का बराबर हो गया, यानी कि रिजल्ट क्या आया 20 बराबर 20, जहां पर हमारी आय और व्यय बराबर हो गए, जहां पर हमें उपभोक्ता को इष्टतम चयन जो है मिल जाता है और अधिकतम संतुष्टि मिलती है। इसके अलावा तीसरी कंडीशन क्या होती है कि हमारी खर्च जो है आय से ज्यादा हो। ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हमारे जो इतने भी ये खर्च है, यहाँ पे 5 मंडल दिखाए गए हैं, ये 5 मंडल हम चयन नहीं कर सकते, ये 5 मंडल जो भी इससे बाहर वाले बंडल है हम चयन कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए हमने रेड कलर में इसको दिखाया है, आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको केवल 2 ही लाइन बनानी है, 2 ही टेबल बनानी है, तीसरी टेबल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। एग्जामिनर और भी संतुष्ट होकर के 10 मार्क्स दे देगा और इन टेबलों को देखते ही फटाफट। तो खर्च जब ज्यादा होगी आय से तो ये पॉसिबल नहीं है। बजट रेखा का बंडल का चयन हम नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर जो है आय कम खर्च अधिक होगी। आय क्या है हमारी कम हो जा रही है और खर्च जो है हमारा क्या हो जा रहा है, अधिक हो जा रहा है। तो खर्च अगर अधिक होगा और आय कम है तो हम कोई चीज खरीद नहीं सकते। यानी कि मैं मान लूं कि x1 मैंने 2 खरीदा, 2 चीज ली, x1 जो है उसकी मात्रा 2 ली और x2 की मात्रा 3 ली, तो अब इसको गुणा करूं तो मैं देखता हूं कि इसका टोटल मूल्य जो है 25 के बराबर आ रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। मेरे पास 20 रुपए थे और जो मेरा खर्च है वो 25 रुपए हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी कि हम इसमें बंडल का चयन नहीं कर सकते। तो यही चीज इसमें
तीसरे वाले टेबल में बताई गई है। अब आपने ये बना दिया तो आपको 10 नंबर मिल जाने हैं। केवल समझने की बात थी, अब तो 1 सेकंड में आप बना दोगे इस टेबल को। आप एक बार प्रैक्टिस जरूर, हर चीज प्रैक्टिस करते रहना, हर चीज को प्रैक्टिस किए बिना आप नहीं कर पाओगे। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय की आधारभूत संकल्प हाँ, संकल्पना को जो है उदाहरण सहित समझाना है। ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले प्रोफेसर मार्शल के अनुसार जो हम राष्ट्रीय आय को बता सकते हैं, उसके अलावा नॉर्मल डेफिनेशन भी दे सकते हैं। देश के प्राकृतिक संसाधनों पर श्रम और पूंजी द्वारा कार्य करने पर प्रति वर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। इन सब की शुद्ध उत्पत्ति का योग जो है राष्ट्रीय आय कहलाती है। प्रोफेसर मार्शल की डेफिनेशन है। और राष्ट्रीय आय की सरल परिभाषा अगर मैं देना चाहूं तो किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो है उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है। सभी ने ये पढ़ा है, लेकिन मैं प्रोफेसर मार्शल को ज्यादा महत्व दूंगा, क्योंकि इसको अगर आपने लिख दिया तो एग्जामिनर आगे जाने से पहले समझ जाएगा कि बच्चे ने बहुत बेहतरीन किया है और इसने अर्थशास्त्र को पढ़ा है और याद भी किया है। तो ये चीजें इंपैक्ट डालती हैं एग्जामिनर के ऊपर, क्योंकि एग्जामिनर के पास ज्यादा समय नहीं होता। एक एक बच्चे की कॉपी चेक करने में वो ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 मिनट लगाता है, मैक्सिमम 1 से 2 मिनट से 3 मिनट मैक्सिमम लगाता है, और 3 मिनट के अंदर अंदर आपकी कॉपी चेक कर दी जाती है। आप सोचिए कि 3 मिनट में क्या वो आपके सारे क्वेश्चंस को पढ़ पाएगा? इम्पॉसिबल होता है ये चीज। केवल आपको मैं गाइड करने के लिए बता रहा हूं कि एग्जामिनर सारी कॉपी को नहीं पढ़ता, केवल केवल वो नजर मारता रहता है, और नजर मारते ही उसको दिखाई दिया कि हाँ बच्चे ने सही लिखा है और घर डायग्राम बनाया है, सब कुछ इसमें मेंशन कर दिया, बस इसके हो गए 10 नंबर पूरे, ले लो 10 नंबर, इस तरह से। या फिर आप दूसरा डेफिनेशन लिखना चाहें तो ये भी डेफिनेशन बहुत छोटी सी है, लेकिन संतुष्ट जो है एग्जामिनर किससे होगा? पहले वाले डेफिनेशन से। बाकी आप कोई भी डेफिनेशन लिखें, सभी में नंबर आपको मिलेगा, लेकिन एग्जामिनर आंख कब बंद करेगा? जब पहली डेफिनेशन लिखोगे तो आंख बंद करके नंबर देगा, और आप बाकी डेफिनेशन लिखोगे तो एग्जामिनर क्या बोलेगा कि चलो इसने डेफिनेशन तो लिखी, आगे भी पढ़ना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ये चीज थोड़ी सी मेंटेलिटी डिपेंड करती है। तो हमने जो है यहाँ पर एक और डेफिनेशन बताइए, एक निश्चित समय में समाज की संपूर्ण आय और व्यय व्यय ही जो है राष्ट्रीय आय कहलाती है। ठीक है, अब जो है राष्ट्रीय आय की विभिन्न संकल्पनाएं जो है हमसे पूछी गई हैं। ठीक है, आधारभूत संकल्पनाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है कुल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको जीएनपी, ठीक है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? कुल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसी तरह से इनके फॉर्मूले जो सूत्र जिसमें जिसमें शामिल होगा, सूत्र जरूर लिखेंगे। ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, तो यहाँ पर जो है आपका थर्ड वाला हो गया, इसमें भी आपका फॉर्मूला है। इसके बाद फोर्थ वाला शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसमें भी हमको सूत्र बता देना है। इसी तरह पांचवा जो है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय, जिसको NIFC बोलते हैं, तो ये भी आप लिखेंगे और इसका भी आपका सूत्र है। तो इन सभी सूत्रों को जरूर लिखेंगे, और सारे के सारे मूलभूत जो है आपकी संकल्पनाएं हैं राष्ट्रीय आय की, जिनको हमें इनको लेना पड़ता है, इन्हीं की वजह से जो है ये निकाली जाती हैं। और इसके बाद बोला है कि इसमें इसको उदाहरण के साथ समझा देना है। तो एक उदाहरण दे सकते हैं हम, कोई भी, आपको जो भी याद हो, आपने इतने सारे एग्जाम्पल्स पढ़े हैं बुक से, तो मैंने मान लिया कि कुछ मदे हैं जिनको यहाँ पे लिख दिया गया है कि ये मदे हैं, 9 मदे ले ली, और इसका करोड़ों में जो है रुपए हमने ले लिया अपनी मर्जी से। तो हमने एक एग्जाम्पल दे दिया कि ये एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए निम्न आंकड़ों से राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो ये हमने लिखा क्या है? उदाहरण ले रहे हैं, और इस उदाहरण के थ्रू जो है हम राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले हैं। अब जो है राष्ट्रीय आय की गणना के लिए हमारे को सारा का सारा जो फॉर्मूला हमें पता है। राष्ट्रीय आय कैसे निकालेंगे? तो निजी अंतिम उपभोग व्यय जो भी हमको दिया गया है, यहाँ पे सब कुछ लिखा है कि निजी अंतिम उपभोग कितना है, प्लस क्या करते हैं सरकारी अंतिम उपभोग व्यय को हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। निर्यात को भी प्लस करते हैं। किसको माइनस करते हैं? हम आयात को माइनस करते हैं। ध्यान रखना, आप जो जो रेड कलर में दिख रहे हैं वो हम माइनस करेंगे। तो आयात को हम माइनस करते हैं। उसके बाद में सकल घरेलू पूंजी निर्माण को हम प्लस करते हैं। स्थायी पूंजी का उपभोग जो है इसको हम माइनस करते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो अगला है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, इसको भी हम माइनस करते हैं। और इसके बाद जो है अगला जो है शुद्ध विदेशी साधन से आय जो है उसको हम प्लस कर देते हैं। तो ये सारे के सारे जो ब्लैक में लिखे हैं सारे प्लस होंगे, और जो रेड कलर में हमने दिखाए हैं ये आपका माइनस हो जाएगा। तो जो जो यहाँ पे वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को अब यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया सभी को, और जो जो माइनस करने वाली चीजें थी उनको माइनस कर दिया, और जो है हमारे पास लास्ट में वैल्यू आ गई 1,16,200 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल के थ्रू समझ भी लिया, और इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आएंगे। ध्यान रखना, यहाँ पर न्यूमेरिकल नहीं दिया गया इस पूरे क्वेश्चन पेपर में, लेकिन न्यूमेरिकल जो है आने की पूरी संभावना होती है, और 1 से 2 न्यूमेरिकल आते हैं, ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, ध्यान रखना है। सूत्र ज्यादातर पूछे जाएंगे, ये भी ध्यान रखना है। तो सूत्र अच्छे तरीके से सारे याद करना जो हमने बताए हैं। इसका अथवा पार्ट में पूछा गया है
राष्ट्रीय आय के मापन में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं? तो राष्ट्रीय आय के मापन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम एक एक वर्ड में नहीं लिखेंगे, हम इसको समझाएंगे। राष्ट्रीय आय के मापन में पर्याप्त एवं विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव, पहला पॉइंट हम यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये पहले पॉइंट को हम डिस्क्राइब कर देंगे थोड़ा सा। 10 नंबर लेने हैं तो 10 नंबर लेने का तरीका बता रहा हूँ। मैंने बता दिया था आपको कि एक टॉपर कैसे लिखता है, वो चीज यहाँ पे बताई जाती है। तो पहले पॉइंट में हम लिख देंगे पर्याप्त एवं विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा हम पॉइंट बता सकते हैं अमौद्रिक क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट हम बता देंगे, इसमें बता देंगे व्यावसायिक विविष्टीकरण का अभाव। अब जब आप इन पॉइंटों को पढ़ोगे तो आपको पूरा पूरा एकदम निचोड़ के आपके दिमाग में घुस जाएगा। ये चीज इतने सरल शब्दों में लिखी है। ये पूरा का पूरा पेपर बनाते समय बहुत ज्यादा मेहनत करी गई है, क्योंकि इसमें देखा गया कि कौन से क्वेश्चन को क्या आंसर विशेष तरह से दिया जाए कि एग्जामिनर उसको पढ़ते ही एक दो लाइनों में आगे ना पढ़ पाए और उसको आंसर के पूरे नंबर दे दे, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज बताए हैं। उसके बाद पांचवा पॉइंट हम लिखेंगे, तो ये पांचवा हो गया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय तुलना में कठिनाई हो जाती है, ठीक है। और वो कठिनाइयां किस तरह से होती है? वहां पे दो देशों की कीमत में स्तर में भिन्नता होती है, मौद्रिक आकार में भिन्नता पाई जाती है, आर्थिक ढांचे में भिन्नता पाई जाती है, ठीक है ना। और कुछ क्रियाएं जो है हमारे यहाँ पर लीगल होती है और दूसरे विदेशों में जो इलीगल होती है। जैसे सपोज करो, आप जानते हो कि विदेशों में बहुत सारी चीजें लीगल है, वहां पर लेट नाइट बार पब्स और सब कुछ खुले रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है अपने इंडिया में हर चीज को बैन किया गया है। एक समय के बाद में उनको खोलना मनाही है, ठीक है। तो वो सब चीजें भी है, तो हर चीज में भिन्नता पाई जाती है। तो ये सारी चीजें हम इसमें बताएंगे। इसके बाद जो है 27वां प्रश्न, रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत को समझाना है और इस संबंध में से के बाजार नियम के प्रमुख बिंदु को लिखना है। 5 नंबर 5 नंबर 10 नंबर। रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत क्या कहता है? रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत ये कहता है कि ये जो है पहले तो बहुत सारे अर्थशास्त्री जो है उन लोगों ने मिल करके दिया है, ठीक है। उनके सभी विचारों, जितने भी अर्थशास्त्री थे उनके सभी विचारों को समन्वय के रूप में लिया गया और उसी को माना गया रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत, ठीक है। ये 1700 ईस्वी से लेकर के 1930 में जो महामंदी आई थी उस समय के विचारों को जो है रोजगार का प्रतिष्ठित जो है सिद्धांत माना जाता है, ठीक है। यह किसी एक अर्थशास्त्री की देन नहीं है, इसमें अनेक अर्थशास्त्रियों का विचार जो है शामिल किया गया है। और रोजगार का जो है प्रतिष्ठित या परंपरावादी सिद्धांत जो है पूर्ण रोजगार की धारणा पर आधारित होता है। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार पूर्ण प्रतियोगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति एक सामान्य स्थिति होती है, यानी कि हमेशा रोजगार उपलब्ध रहता है। रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार पूर्ण रोजगार एक ऐसी स्थिति है जिसमें उन सब लोगों को रोजगार मिल जाता है जो प्रचलित, जो भी पैसे मिल रहे हैं, प्रचलित मजदूरी पर काम करने को तैयार हों। यह अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति है जिसमें अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं पाई जाती, ठीक है। इसमें बेरोजगारी ना के बराबर होती है, और होती भी है तो कुछ समय के लिए होती है, अल्प समय के लिए होती है, और फिर से वापस अपने आप चली जाती है, जो कि आपने अभी अभी कोरोना काल में इसका एक एग्जाम्पल देखा। मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि कोरोना काल में सब लोग जो है त्राहिमाम करके अपने अपने घरों की तरफ भाग चले थे, कंपनियां छोड़ चले थे, कंपनियां बंद हो चुकी थी। लेकिन आज वही लोग फिर से कुछ ही समय बाद में वापस से रोजगार में शामिल हो चुके हैं। तो वो कुछ समय के लिए आती है, यही बोलता है रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको बता देंगे कि रोजगार का परंपरागत सिद्धांत जो है पूर्ण रोजगार की, इसमें जो है सामान्य स्थिति होती है। रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार जो है रोजगार एक ऐसी स्थिति है जिसमें सब लोगों को रोजगार मिल जाता है जो प्रचलित मजदूरी पर काम करने को तैयार होते हैं, ठीक है। और जो है यहाँ पर कोई भी बेरोजगारी नहीं पाई जाती। यह सिद्धांत से के बाजार नियम पर आधारित है जिसमें पूर्ति अपनी मांग का खुद निर्माण कर देती है, ठीक है। अब इसमें रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत के मान्यताएं क्या है ये बता देंगे, और हमारा जो है एक पार्ट इसका खत्म हो जाएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, और इस सिद्धांत में जो हम मानते हैं कि कीमतों, मजदूरी और ब्याज दरों को जो है लोचशील माना जाता है, ठीक है। आवश्यकता अनुसार जो है इसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार जो हम एक और आवरण मात्र ये है कि इसकी आर्थिक क्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। साथ ही साथ इन आर्थिक क्रियाओं में सरकार की ओर से किसी प्रकार का हस्तक्षेप भी नहीं माना जाता, ठीक है। बाजार मांग और पूर्ति की शक्ति या कीमतों को निर्धारित करने के लिए जो है स्वतंत्र होती हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो कि सरकार की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं होता। यानी कि अभी कोरोना काल में जितने भी लोग अपने गांव घर गए हैं, कंपनियां बंद हुई हैं या कंपनियां छोड़ी, तो सरकार ने किसी को रोजगार नहीं दिया, ठीक है ना। तो ये चीज है कि सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करता, जो चीज है वो जैसे चलती रहे। इसमें बाजार खुद अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और वही जो है अपने निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र रूप से आजाद है।
रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत जो है अल्पकाल में लागू होता है, तुरंत जो है इसका खत्म हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ जो है बचत और निवेश दोनों ही बाजार की दर पर निर्भर करते हैं। यह भी मान्यता है कि अर्थव्यवस्था जो है हमारी क्या है, एक बंद अर्थव्यवस्था है जिसमें बाहरी विदेशी जो व्यापार है उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता, ना ही उसका इसमें प्रभाव माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अर्थ जो आपके इस सिद्धांत की जितनी भी हमने बताई, रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत क्या होता है, उसकी क्या संकल्पनाएं हैं और इस सिद्धांत का क्या मान्यताएं हैं, वो सारी बता दी। अब सी का बाजार नियम भी पूछा है, उसको बता देंगे। तो सी का बाजार नियम के अनुसार क्या होती है, पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है, और सी के अनुसार जिस अनुपात में पूर्ति घटती या बढ़ती है उसी अनुपात में उत्पादन के साधन की क्रम शक्ति और मांग भी घटती या बढ़ती है। इस प्रकार मांग और पूर्ति सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं, या कि एक दूसरे की पूर्ति करते रहते हैं। इसका अर्थ है कि जितना भी उत्पाद किया जाएगा या जितना भी प्रोडक्ट बनाया जाएगा वो सब बिक जाएगा, यानी कि सप्लाई इक्वल्स टू डिमांड हो जाएगी, यानी कि पूर्ण रोजगार होगा। और जो है सी ने ये भी कहा कि अगर लोग सारी आय व्यय नहीं करते हैं और कुछ बचत जो है कर लेते हैं, या फिर आय का कुछ हिस्सा बचत कर लेते हैं, तो इस स्थिति में भी सी का नियम लागू हो जाता है। जो लोग बचत करते हैं वो उसको कहीं ना कहीं बाद में निवेश करेंगे, तो वापिस से कुल मांग जो है कुल पूर्ति के बराबर हो जाएगी, यानी कि टोटल डिमांड जो है वो आपका कितना हो जाएगा, जो है इन्वेस्टमेंट प्लस में कंजम्पशन। ठीक है, तो यहाँ पर वापिस से डिमांड जो सप्लाई के बराबर हो जाएगी। तो ये जब तक बचत और निवेश बराबर हैं तब तक पूर्ण रोजगार रहेगा, यानी कि जितना भी आपका सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट अगर बराबर है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है, तब तक पूर्ण रोजगार रहेगा। यदि किसी अवस्था में बचत और निवेश बराबर नहीं होते तो ब्याज दर को इतनी छूट दी गई है। आप देखते हैं ना, कभी ब्याज दर बढ़ जाता है, कभी ब्याज दर घट जाता है। आपने देखा होगा बैंक ने ब्याज बढ़ा दिया, अरे जीएसटी में ब्याज बढ़ गया, ये ब्याज बढ़ गया। तो ये ब्याज दर क्या होते हैं, यही परिवर्तित कर करके जो है उस अर्थव्यवस्था को जो है वापिस से बराबर पटरी पे लाने का काम करती है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश बराबर नहीं होते हैं, जो कि हमारा होना चाहिए, इस कंडीशन के हिसाब से होना चाहिए, अगर ये बराबर नहीं होते हैं तो ब्याज की दरों में जो है संशोधन कर करके इसको बराबर कर दिया जाता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ब्याज की दर में इस प्रकार परिवर्तन होता है कि बचत और निवेश जो है वापिस से बराबर कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट है, सी के नियम की मान्यताएं जरूर बता देंगे। तो सी के नियमों की मान्यताएं बहुत छोटी छोटी सी हैं और बहुत ही सिंपल सी हैं। सी का बाजार नियम जो है इस मान्यता पर आधारित है, बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, कीमतों, मजदूरी, ब्याज की दर में लोचशीलता पाई जाती है, यानी कि इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। मुद्रा केवल एक आवरण मात्र है, इसका आर्थिक क्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इस नियम के अनुसार जो है सारी मुद्रा खर्च की जाती है, अर्थात किसी प्रकार का संचयन यानी बचत नहीं की जाती है। और जो है सी का नियम कहता है, उसकी मान्यताएं हैं। और आर्थिक क्रियाओं में सरकार की ओर से कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। बाजार का आकार जो है विस्तृत होता है। सी का बाजार नियम जो है दीर्घकाल में लागू होता है और उत्पादन उपभोक्ता की पसंद के अनुसार किया जाता है, इसलिए जितना भी उत्पाद होता है वो अवश्य ही खरीद लिया जाता है। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा पेपर। अथवा की बात करते हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति में संबंध की व्याख्या करनी है। तो इसकी व्याख्या तो बहुत लंबी चौड़ी तो नहीं है, लेकिन जितनी भी हम उसको कर देंगे। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग में होने वाले परिवर्तन तथा आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। जब बड़ा क्वेश्चन हो और उसका आंसर छोटा हो तो आपको उसकी डेफिनेशन के बारे में नॉलेज हो तो जरूर लिखें, ताकि वो क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाए और आपको पूरे नंबर मिल जाए। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिखते हो तो एग्जामिनर सोचेगा कि आपके नंबर काट सकता है वो। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति, और इसमें केवल संबंध की बात की गई है, लेकिन हम जो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है और सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है, इनको डेफिनेशन, इनके सूत्र दे देंगे और इनके संबंध तो 2 लाइन की है उसको बता देंगे, बस बात खत्म हो जाएगी, 10 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, जो चीज बताई जाती है इसको सुनो, और जैसे ही वीडियो खत्म होगा आपके सामने प्लेलिस्ट आएगी, इसी वीडियो के बीच में यहाँ पर दिखाई देगी प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट को टच करके जितने भी सब्जेक्ट आपको देखने हैं सारे के सारे देख सकते हो, पूरे के पूरे सब्जेक्ट उसमें अवेलेबल हैं। और जिस भी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आपको नहीं मिला है या आपको रिक्वायरमेंट है, आप इमीडिएट कमेंट करें और मैक्सिमम कमेंट करें, मैक्सिमम शेयर करें, ताकि आपके जो है सॉल्यूशंस को अपलोड किया जाए। जितनी जल्दी कमेंट करेंगे उतनी जल्दी आपका सॉल्यूशन, आज की डेट में आप मैक्सिमम कमेंट करिए, नेक्स्ट डे आपका सॉल्यूशन जो है अवेलेबल हो जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कब चाहते हैं अपने सॉल्यूशंस को। यहाँ पर जो है सूत्र बता देंगे, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि एमपीसी जो है वो क्या होता है, उपभोग में परिवर्तन यानी कि डेल्टा सी। उपभोग में परिवर्तन कर रहे हैं तो हम उसको डेल्टा से डिनोट करते हैं, और आय में परिवर्तन यानी कि इनकम जो होती है वाई से दिखाते हैं, आय में परिवर्तन होता है तो उसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो ये सूत्र होता है इसका, इसको हमने इंग्लिश में भी लिख दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो है इसके बाद में सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होती है, तो सीमांत बचत प्रवृत्ति होती है, सीमांत बचत प्रवृत्ति बचत में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन का अनुपात है, यानी कि एमपीएस जो है मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी टू सेव क्या होता है, एस अपॉन में वाई होता है, यानी बचत में वृद्धि और आय में वृद्धि। ठीक है,
या फिर आप बोलते हो डेल्टा बचत में परिवर्तन और आय में परिवर्तन, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, इसको बचत में परिवर्तन भी लिख सकते हो और आय में परिवर्तन भी लिख सकते हो, दोनों ही चीजें सही हैं। आप इसमें फिर डेल्टा लगा दोगे, परिवर्तन लगाओगे तो डेल और डेल लगा दोगे। ठीक है, और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति में संबंध क्या है, तो हम कहते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस का योग जो है सदैव एक होता है, यानी दोनों को जोड़ें तो हमको एक प्राप्त होता है। तो हमने कहा कि एमपीसी प्लस एमपीएस जो है एक के बराबर होता है। और जो है हम जानते हैं, क्योंकि जो हमारा जो इनकम है वो कितना होता है, तो कंजम्पशन प्लस में सेविंग होता है। इनकम जो हमारी आय है वो आय क्या होती है, बचत और निवेश दोनों ही होता है। ठीक है, बचत और जो हमने उपभोग किया है उसके बराबर होता है, बचत और उपभोग के बराबर होता है हमारी आय। ठीक है, तो आय बराबर बचत, बचत और उपभोग। ठीक है, कंजम्पशन, उपभोग और प्लस में बचत। अब मैं इसको क्या है आय से डिवाइड करूँ, क्योंकि ये सारे के सारे जो है आय से ही रिलेटेड हैं, तो इसीलिए हम इसको आय से भाग दे देते हैं। तो वाई बटे वाई कर दिया, सी प्लस एस बटे वाई कर दिया। मैं सी प्लस एस को क्या लिख सकता हूं, तो वाई बटे वाई तो एक हो जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, और सी बटे वाई अलग कर दिया और एस बटे वाई को अलग कर दिया। सी बटे वाई अभी मैंने बताया आपको क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर सी बटे वाई क्या होता है, सी बटे वाई क्या होता है, तो एमपीसी होता है। सी बटे वाई क्या होता है, एमपीसी होता है। तो हम जो है सी बटे वाई को जो है एमपीसी लिखेंगे, और एस बाई वाई क्या होता है, तो अभी बताया मैंने एस बाई वो एमपीएस होता है। तो हमने यहाँ पर एस बाई वाई को क्या लिखा, एमपीएस। ठीक है, तो ये पहली आपकी कंडीशन बता दी हमने कि इसमें एक के बराबर जो एमपीसी प्लस में एमपीएस होता है। दूसरा संबंध क्या होता है, एमपीसी सामान्य इकाई से कम अथवा शून्य से अधिक होती है। ठीक है, ये भी कंडीशन होती है। और जो है एमपीसी ज्ञात करने पर जो है एमपीएस निकाला जा सकता है, यानी कि एमपीएस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एमपीएस यहाँ पर देखिए, एमपीएस यहाँ छोड़ूंगा तो एमपीसी उधर चला जाएगा, एक में से घट जाएगा, तो हमारे पास ये दूसरा फॉर्मूला आता है, क्योंकि एमपीसी प्लस में एमपीएस जो है एक होता है। और इसी प्रकार एमपीएस ज्ञात करने पर जो है एमपीसी निकाला जा सकता है, यानी कि हम बोल सकते हैं एमपीसी बराबर 1 माइनस में एमपीएस होता है, क्योंकि एमपीसी प्लस में एमपीएस इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये सारे संबंध हमने बताए और यही संबंध को हमें बताना था। 10 नंबर यहाँ से हमको मिल गए हैं। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसको देख लेना वीडियो स्क्रीन पर, और शेयर करना अवश्य बिल्कुल भूले ना, और साथ ही साथ कमेंट कर दें आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या चाहिए, जिसके लिए आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। बने रहिए इस चैनल पे, मैक्सिमम सॉल्यूशंस और मैक्सिमम अपडेट्स आपके लिए वेट कर रहे हैं। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे अपडेट की गई हैं, उनको जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।